आज का दिन नई ऐतिहासिक तिथि में दर्ज हो गया है और ये नई ऐतिहासिक तिथि क्या है इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। आपको ये दिखाएंगे कि आखिर आज का दिन इतना खास क्यों है। दरअसल नए संसद भवन का आज श्री गणेश हुआ। संसद की पहली कार्यवाही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी आबादी को उनका अधिकार देने की घोषणा की। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया गया। इस बिल के पास हो जाने से संसद और विधानसभा में 1/3 सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षण होगा और इस बिल पर श्रेय की सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस विरोध तो नहीं कर रही, लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ में जरूर दिखाई दे रही है और छत्तीसगढ़ में भी सियासत गरमाई हुई है। आज इस ऐतिहासिक मौके पर नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही के रूप में उस कार्यवाही के अवसर पर देश के इस नए बदलाव का आह्वान किया है और देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें। इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। देश में आज इतिहास बना है। नए संसद भवन में प्रवेश के साथ भारत ने एक ऐसे युग में प्रवेश करने की दिशा में कदम बढ़ाया जिसमें देश की महिलाओं को वो अधिकार मिलेगा जिसकी वो हकदार हैं। नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही में पीएम मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की घोषणा की। केंद्रीय कैबिनेट इसे पहले से ही पास कर चुका है और अब इसे लोकसभा में पेश किया गया है। इस बिल के पास हो जाने से संसद और विधानसभा में 1/3 सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षण रहेगा। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। महिला आरक्षण बिल 1996 से ही अधर में लटका हुआ है। 27 सालों के दौरान कई बार महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने की कोशिश हुई, लेकिन आरक्षण बिल पारित नहीं कराया जा सका। आइए जानते हैं महिला आरक्षण बिल पर अब तक क्या हुआ। 27 सालों का इंतजार। 1996 से अटका हुआ था महिला आरक्षण बिल। देवेगौड़ा सरकार ने संसद में पेश किया था। 1998 में वाजपेयी सरकार ने पेश किया बिल। वाजपेयी सरकार को विरोध का करना पड़ा सामना। 1999 और 2002 में भी बिल पास कराने की कोशिश। 2003-2004 में बिल पारित कराने की असफल कोशिश। यूपीए सरकार ने 2008 में राज्यसभा में किया पेश। 2010 को भारी बहुमत से पारित हुआ महिला आरक्षण बिल। बीजेपी वाम दलों ने बिल का किया समर्थन। आरजेडी और सपा ने किया था विरोध। यूपीए सरकार में शामिल थे दोनों ही दल। सरकार जाने के डर से कांग्रेस ने पीछे खींचे हाथ। यूपीए सरकार ने लोकसभा में नहीं पेश किया बिल। उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है।
कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला ये जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कितना महत्वपूर्ण है, आइए ये भी बताते हैं। नारी शक्ति वंदन आधी आबादी का अभिनंदन। लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण। लोकसभा में 181 हो जाएगी महिला सांसदों की संख्या। 15 साल के लिए लागू किया जाएगा आरक्षण। भविष्य में संसद बढ़ा सकती है आरक्षण की अवधि। जनगणना और परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा आरक्षण। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद लागू हो सकता है आरक्षण। कानून मंत्री ने लोकसभा में पेश किया विधेयक। महिला आरक्षण बिल पर देश भर में खुशी की लहर है। आम से लेकर खास तक सभी महिलाएं इसे ऐतिहासिक बता रही हैं। मैं इतना ही कहूंगी कि नव भवन में नव संकल्प के साथ गणेश उत्सव के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष आभार और अभिनंदन। क्योंकि इसकी बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा समर्थन किया है, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि ओबीसी महिलाओं का भी इसमें आरक्षण निर्धारित हो। हमारी नई पार्लियामेंट है, उसका जो पहला सेशन हुआ है वो वुमेन एम्पावरमेंट को, वुमेन अपलिफ्टमेंट को, जो औरत स्त्रियों का सशक्तिकरण है उसके लिए डेडिकेट किया गया। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट बनाई है। जो एनडीए की सरकार को तकरीबन 10 साल होने वाले हैं, तो अगर पहले किया होता तो अभी इस इलेक्शन में जो 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन में है उसमें विमेन को मौका मिलता पार्टिसिपेशन करने का बड़ी तादाद में। मगर चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। केंद्र सरकार की इस पहल पर सियासत भी शुरू हो गई है। नारी शक्ति वंदन पर विपक्ष टेंशन में नजर आ रहा है। कांग्रेस महिला आरक्षण पर श्रेय लेने की कोशिश करती नजर आ रही है। महिलाओं को अधिकार पर एमपी और छत्तीसगढ़ में भी सियासत धुआंधार है। अब इस सरकार ने जो सोनिया जी के समय, यूपीए के समय का बिल इंट्रोड्यूस हो चुका था, नए रूप में या जिस रूप में भी प्रस्तुत किया है, ये हमेशा इसका स्वागत है। मैं सोनिया जी को विशेष करके बधाई देना चाहूँगा। और आप लोग को स्मरण होगा तो जब इस विशेष सत्र के लिए बिना एजेंडा के सत्र को बुला लिया गया था, तो सोनिया जी ने जिन बिंदुओं को लिख के कहा था उनमें महिला आरक्षण भी था। देश की आधी आबादी को उनका हक देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है। कांग्रेस इसका विरोध तो नहीं कर रही, लेकिन श्रेय भी नहीं दे रही है। ये मुद्दा सियासत का है भी नहीं। महिलाएं देश की प्रगति में अपनी भूमिका निभा रही हैं। उन्हें देश चलाने का अधिकार भी होना चाहिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम उन्हें यह अधिकार देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पूर्व स्पीकर, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि महिला आरक्षण बिल सिर्फ एक बिल नहीं बल्कि मातृवंदना है। जिस तरीके से नई संसद में यह बिल पास हुआ, ये देश की महिला शक्ति को प्रणाम है। महिलाओं के आगे आने का अवसर देने का ये प्रमाण है। सुमित्रा महाजन ने कहा कि देश के विकास के लिए वन नेशन वन इलेक्शन भी जरूरी है। मोदी जी के नेतृत्व में, और मुझे वो एक बात बहुत अच्छी लगी कि नए भवन में प्रवेश करते ही जो पहला बिल पेश हुआ है, वो पहला बिल सदन में जो रखा गया है, पटल पर रखा गया है, वो महिलाओं को क्षमतावान बनाने का बिल है। और नाम भी बहुत अच्छा दिया है कि मातृवंदना विधेयक, यानी माँ को सक्षम बनाना। और माता अगर सक्षम बनती है, ये हमेशा हम कहते आए हैं। कई बार ये होता था जब समान अधिकार की चर्चा आती थी, महिलाओं के लिए समान अधिकार, तो मैं बोलती थी किससे अधिकार मांग रहे हो। मेरा तो थोड़ा एक अलग विचार रहता था कि देने वाला कौन है। आप ऐसा क्यों समझते हो कि पुरुष बहुत कुछ बड़ा हो गया, सर्वे सर्वा, और हम उनसे मांग रहे हैं? नहीं मांग रहे। हम किसी से कम नहीं हैं, और कम से भी ज़्यादा ये किसी को कम ज़्यादा आकलन नहीं है। ईश्वर ने हम दोनों को जो बनाया है, स्त्री पुरुष दोनों को, ये एक समान रूप से मानव बना के भेजा है। मनुष्य की सब क्वालिटीज जो भी होना चाहिए, बुद्धि है, जो भी है, ये सब स्त्री में भी है। और सीधी से सांसद रिति पाठक ने महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश होने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाया। उन्होंने कहा कि जो कोई नहीं कर पाता उसे पार्टी नेतृत्व करता है। उन्होंने कहा कि परिसीमन के बाद कानून लागू होगा।
नए संसद बनने के बाद ये बड़ी उपलब्धि है। सीधी से शाम तक रीति पाठक मेरे साथ हैं। मैम, काफी इंतजार करना पड़ा महिलाओं को, आधी आबादी को। आज आखिरकार वो मौका आ ही गया। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश हो गया। एक मास्टर स्ट्रोक है भाजपा का। स्ट्रोक तो नहीं कह सकते। भाजपा सिर्फ अपना कर्तव्य करती है इस देश के प्रति, देश के आधी आबादी के प्रति और देश की जनता के प्रति। तो मैं ऐसा मानती हूँ जो हमारे नेतृत्व है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वो चीज की है जिसे शुरू किसी ने किया होगा लेकिन खत्म वो वहीं पर हो गया था। लेकिन भाजपा का ये कार्यशैली ही रहा है, जो कोई नहीं कर पाता वो भाजपा के नेतृत्व करते हैं और भाजपा के दल की वो नीति करते हैं। मैम, 27 साल लगे इस बिल को यहां तक पेश होने में। आज प्रधानमंत्री ने भी कहा कि पूर्व की सरकारें आंकड़ों की वजह से, तो अब तो लगता है कि मतलब अब आंकड़ों वाला तो कोई इश्यू ही नहीं है, लोकसभा में बहुत आसानी से पास हो जाएगा। कब तक उम्मीद करती हैं कि ये बिल जो है अब कानून की शक्ल ले लेगा? देखिए, इस पे तो प्रस्तावना में तो आपने देखा ही होगा कि परिसीमन के बात का ये विषय है, लेकिन इस बिल को लाना ये सबसे बड़ा विषय है। अगर आज हम इस पे बात करें कि देश के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है नए संसद के बाद, तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि देश की आधी आबादी को एक सुरक्षित स्थान मिला है। और इसके लिए मैं हृदय से आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने जिस तरह से देश की आधी आबादी के लिए शुरुआती दौर से ही चिंता जताई है, हर एक स्थिति में, चाहे उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हो, चाहे उसको मान सम्मान दिलाने की बात हो, चाहे उसकी आर्थिक व्यवस्थाओं को पूर्ति करने की बात हो, चाहे आज नीति निर्धारण के विषय में उसकी सहभागिता का विषय हो। तो रीति पाठक दावा कर रही हैं कि देश के निर्माण के लिए ये बहुत जरूरी है और ये कदम 2047 तक जो लक्ष्य प्रधानमंत्री ने रखा है उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। कैमरामैन नितिन के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और कांग्रेस ने प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा शुरू कर दी है। प्रदेश के 7 संभागों से शुरू की गई यात्रा के जरिए कांग्रेस अपने पक्ष में माहौल बनाने की जुगत में लगी हुई है। बीजेपी ने कांग्रेस की यात्रा पर निशाना साधा और नसीहत दी कि कांग्रेस पक्षपात यात्रा निकाले। मध्य प्रदेश में सियासी यात्राओं ने प्रदेश के सियासी पारे को चढ़ा रखा है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा अपने परवान पर है, तो कांग्रेस ने भी आज के दिन से जन आक्रोश यात्रा निकालकर राजनीति को साधने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। दोनों ही दलों की यात्रा पर गौर करें तो कांग्रेस ने 7 संभागों से अपनी जन आक्रोश यात्रा शुरू की है, तो वहीं बीजेपी 5 संभागों से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर चुकी है। बीजेपी की यात्रा में केंद्रीय नेताओं की भागीदारी देखी जा रही है, लेकिन कांग्रेस की यात्रा में स्थानीय नेताओं को तरजीह दी गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जन आक्रोश यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और लिखा कि ये यात्रा किसानों की आमदनी घटा देने, महिलाओं, बेटियों को असुरक्षित बना देने के खिलाफ है। उधर कमलनाथ के पोस्ट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा और पश्चाताप यात्रा निकालने की कांग्रेस को नसीहत दे डाली। आज कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा भी शुरू हो रही है। वो आप यात्रा निकालना चाहिए, किसानों से जो धोखा दिया, नौजवानों से दिया, महिलाओं से दिया। आज कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा भी शुरू हो रही है। वो आप यात्रा निकालना चाहिए, किसानों से जो धोखा दिया, नौजवानों से दिया, महिलाओं से दिया। एमपी में साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रदेश में सियासी यात्राओं का दौर चल निकला है। यात्रा का मकसद प्रदेश की जनता को अपने पाले में करना है। हालांकि किस यात्रा का कितना असर जनता पर पड़ता है, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पूरे देश में गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। जगह जगह भगवान गणेश की सुंदर और आकर्षक प्रतिमाएं लगी हुई हैं, पंडाल बने हुए हैं। और ऐसे में इस शुभ दिन पर आइए आपको हम कराते हैं प्रथम पूज्य आराध्य गणपति भगवान के स्वयं दिव्य दर्शन और स्वयं 2 दिव्य स्थानों पर उनके दर्शन कराते हैं।
पूरे देश में गणेश चतुर्थी पर गणेश पंडाल सजाए गए हैं। तरह तरह की मूर्तियां स्थापित की गई हैं और हमेशा की तरह ही गणेश पंडालों में इस बार भी सबसे ज्यादा चर्चा लाल बागचा राजा की ही है। वहीं आज से अगले 10 दिनों तक गणेश मंदिरों में भी दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ नजर आने वाली है। तो आज हम आपको कराने जा रहे हैं भगवान गणेश के स्वयं भूपीठ के दर्शन। इन दो स्थानों का पूरे देश में अपना अलग ही महत्व है और खास बात यह है कि ये दोनों स्थान मध्य प्रदेश में हैं। एक हैं सीहोर के सिद्ध विनायक तो दूसरे हैं उज्जैन के चिंतामन गणपति महाराज। उज्जैन को वैसे तो बाबा महाकाल की नगरी के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है, लेकिन यहाँ मां हरसिद्धि के साथ ही विराजे हैं प्रथम पूज्य चिंतामन गणेश भी। इस मंदिर की अपनी बेहद खास मान्यता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, चिंतामन गणेश हर चिंता को हरने वाले देव हैं। उज्जैन से 8 किलोमीटर दूर जवासिया में ये मंदिर स्थापित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना श्री राम, जानकी और उनके अनुज लक्ष्मण जी ने की थी। भगवान राम ने चिंतामन गणेश, लक्ष्मण जी ने इच्छामन गणेश और सीता माता ने सिद्ध विनायक की स्थापना की थी। तभी तो यहाँ एक ही मंदिर में भगवान गणेश के तीनों स्वरूपों के दर्शन प्राप्त होते हैं। वहीं दूसरा सिद्ध स्थान है सीहोर में। दरअसल देश के 4 स्वयंभू गणेश पीठों में शामिल सीहोर स्थित सिद्ध विनायक गणेश मंदिर लगभग 400 वर्ष पुराना पेशवाकालीन माना जाता है। सीहोर के पश्चिमी उत्तर छोर पर वायव्य कोण पर स्थित ये मंदिर अपनी कलित कीर्ति के लिए देश और विदेश में विख्यात है। यहाँ गणेश चतुर्थी से मेले का आयोजन किया जाता है। सीहोर स्थित पेशवाकालीन सिद्ध विनायक गणेश मंदिर की कहानी भी अपने आप में कम रोचक नहीं। बताया जाता है कि चिंतामन गणेश मंदिर के सभा मंडप का निर्माण बाजीराव पेशवा ने करवाया। मंदिर का स्तूप श्री यंत्र के कोणों पर स्थित है। सिद्ध विनायक गणेश मंदिर में विराजे भगवान श्री गणेश की वर्तमान स्वरूप में दिखने वाली मूर्ति वास्तव में धरती में कमर तक धंसी प्रतिमा का बाहरी रूप है। बताया जाता है कि साक्षात प्रतिमा कमर से नीचे तक जमीन में धंसी है। प्राचीन काल में इसे खोदने के प्रयास हुए भी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इन दोनों ही मंदिरों में भगवान गणेश का रूप बेहद अनुपम है। कहा जाता है कि यहाँ भक्त अपनी मुराद पूरी करने के लिए जब आते हैं तो मंदिर के पीछे की तरफ उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं और मन्नत या मुराद पूरी होने के बाद गणपति जी को धन्यवाद देने के साथ ही उस उल्टे स्वास्तिक को सीधा करके भी जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। रिलायंस जियो ने गणेश चतुर्थी के मौके पर अपनी एयर फाइबर सर्विस लॉन्च कर दी है। इसका इस्तेमाल घर और ऑफिस दोनों ही जगह किया जा सकता है। रिलायंस एयर फाइबर में यूजर्स को 1 Gbps तक की शानदार स्पीड मिलेगी, जिससे आप हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और बिना रुकावट, बिना बफरिंग के इसका मजा ले सकेंगे। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो एयर फाइबर की घोषणा 28 अगस्त को 46वीं एनुअल जनरल मीटिंग में की थी। तभी से यूजर्स रिलायंस के धमाकेदार जियो के एयर फाइबर का इंतजार कर रहे थे और कंपनी ने एयर फाइबर और एयर फाइबर मैक्स नाम से 2 प्लान्स बाजार में उतारे हैं। एयर फाइबर प्लान में ग्राहक को 2 तरह की स्पीड के प्लान मिलेंगे। एक 30 Mbps यानी 30 Mbps और 100 यानी 100 Mbps की स्पीड मिलेगी। कंपनी ने शुरुआती 30 Mbps प्लान की कीमत 599 रुपए रखी है, वहीं 100 Mbps के प्लान की कीमत 899 रुपए रखी गई है। दोनों ही प्लान्स में ग्राहक को 550 से अधिक डिजिटल चैनल और 14 एंटरटेनमेंट एप्स मिलेंगे। तो आज ही ट्राई कीजिए। दिल्ली और मुंबई जैसे 8 शहरों में इसकी शुरुआत हो गई है। अगर आप भी इन 8 लकी शहरों में रहते हैं तो आप आज ही इसकी शुरुआत कर सकते हैं। हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीमिंग इस पर होगी। एंटरटेनमेंट का पूरा संसार आपके हाथ में होगा, मोबाइल पर, लैपटॉप पर या अपने स्मार्ट टीवी पर। दिल्ली और मुंबई जैसे 8 शहरों में इसकी लॉन्चिंग हुई है। आज दिन भी बेहद शुभ है और बप्पा घर आए हैं, जियो एयर फाइबर संग लाए हैं। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, चल लौटते हैं।